साथ हमारी इनलार्ज वॉल पर जुड़े हैं और आज वो किस चीज़ पर बात करने वाले हैं। आज वो बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की। देखिए, आईटी सेक्टर में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन क्या आईटी शेयरों में ये जो जोश है वो बरकरार रहने वाला है? इस पर दोनों ही तरह के स्टैंड्स यानी कि बुल और बेयर यानी कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों बताने के लिए वरुण और शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओवर टू यू, दुबे वर्सेस दुबे। शुक्रिया मानसी दवे। तो दुबे वर्सेस दुबे में हम आपको बताएंगे। आज आईटी सेक्टर पे फोकस है। हाँ। और बुल में हूँ और बेयर शरद है। तो सबसे पहले मैं अपना पहले बुल का तर्क देता हूँ। देखिए, आईटी कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है यूएस का मार्केट, क्योंकि पूरे के पूरे रेवेन्यूज उनके मेजॉरिटी वहीं से आते हैं। और यूएस मार्केट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रेट कट। और अब माना जाए तो सितंबर की पॉलिसी में जिस तरह से इकोनॉमिक डेटा आया है, एक रेट कट तो फिक्स है और उसके बाद भी और रेट कट आएगा। तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट जो है स्पेंडिंग पे होगा, खासकर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, और उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडियन आईटी कंपनीज पे आपको होते हुए दिखाई देगा। तो सबसे पहला मेरा बुल का तर्क यही है कि यूएस में रेट कट होने वाला है, पैसा बरसेगा। जी बिल्कुल, रेट कट तो एक्सपेक्टेशंस है ही, लेकिन याद रखिए कि भारतीय आईटी कंपनी भी वरुण जो है प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है। यूएस मार्केट्स प्रोडक्ट बेस्ड है, तो उनको वैल्यूएशन प्रीमियम मिलता है। भारतीय कंपनीज की बात करें तो सर्विस ज़्यादा है, एक्सपोर्ट थीम ज़्यादा है, हम जॉब वर्क ज़्यादा करते हैं, अगर सिंप्लीफाइड भाषा में बताए तो। डेफिनेटली ये सब तो हम करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस अगर आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी मायने रखता है। और ये आता है इन्फोसिस के बायबैक से। देखिए, 11 तारीख को बोर्ड की बैठक है, बायबैक पर विचार कर रहे हैं। मैनेज सब के सब ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको 30 से 40% प्रीमियम मिलेगा। तो 30 से 40% प्रीमियम अगर करंट मार्केट प्राइस पे अगर आपको मिल जाए तो इससे अच्छी बात और क्या होगी? इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से मिलेगा? तो बिल्कुल, शेयर होल्डर्स के लिए तो ये न्यूज़ फ्लो अच्छा है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए बताया जाए तो एक बड़ी आईटी कंपनी जिसका कैश रिजर्व इतना ज़्यादा है, आर&डी पे क्यों नहीं खर्च कर रहे, एआई इन्वेस्टमेंट पे क्यों नहीं कर रहे? इसलिए वरुण बड़े बड़े नाम नहीं आ रहे हैं। एआई की बात करें, और भारत अभी भी सेमीकंडक्टर रेस स्टार्ट कर रहा है, वो यूएस में वो ऐसा है नहीं, तो शायद इसलिए जो है उतना प्रीमियम नहीं मिल रहा है इंडियन आईटी स्टॉक्स को। देखिए, प्रीमियम नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे चल के प्रीमियम मिलेगा जब ये कंपनीज अपने ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को यहाँ पे आगे बढ़ाएंगी, दूसरे मार्केट्स पे फोकस करेंगी। तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट जो है आपको तब आता हुआ दिखाई देगा क्लाउड के ऊपर और बाकी एआई के ऊपर। जब फोकस करेंगे तो वो ऑर्डर बुक जब बढ़ेगी तब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन ये कॉन्फिडेंस अभी तक तो नहीं दिख रहा है। नास्डैक की बात करें, इस साल 14% जो है गेन्स जो है हमें देखने मिले हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स देखे तो 14 से 16% अभी भी गिरा हुआ है। भले ही 2 दिन बढ़ा हो, लेकिन अभी भी जो है कॉन्फिडेंस नहीं आया है और वो दिख रहा है रिटर्न्स में। तो इससे अच्छी बात शरद और क्या होगी? सेल ग्लोबल बाय लोकल। आपको लोकल आईटी कंपनी जो है वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। आप देखिए, लार्ज कैप के वैल्यूएशन जो है 5 साल के कवरेज अगर आप देखेंगे तो उसके ऑलमोस्ट करीब आ चुके हैं। और देखिए, सबसे बड़ा एग्जांपल आप इन्फोसिस का देखिए। इसके पहले जब बायबैक आया था तो इन्फोसिस का प्राइस 1450 था। अब जब बायबैक का अनाउंसमेंट किया है तो 1436 के आसपास का था, यानी कि तब से अब तक आईटी कंपनीज ने रिटर्न नहीं दिए। तो अब वो मौका आ चुका है और इसके लिए मैनेजमेंट भी देखिए अच्छा खासा प्रीमियम देगा आपको इन्फोसिस का। ये बिल्कुल, शेयर होल्डर्स को प्रीमियम का तो आप देख सकते हैं अच्छा ऑफर आ रहा है, लेकिन अर्निंग्स हम देख रहे हैं 2 से 3 क्वार्टर जो म्यूटेड अर्निंग्स आ रहे हैं, गाइडेंस बहुत कंपनीज नहीं दे रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वरुण, हायरिंग ट्रेंड्स को लेके अभी भी बहुत इश्यूज चल रहे हैं। ऊपर लेवल पे भी जो छटाई हो रही है और नीचे लेवल पे फ्रेशर्स हायरिंग रुके हुए हैं। डेफिनेटली ये लेकिन बढ़ेगा। देखिए, अब क्योंकि यूएस का मार्केट है, वहाँ दिक्कतें थी, तो अब ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। आप टीसीएस को देखिए, कितना बड़ा ऑर्डर 550 मिलियन यूरो के आसपास का ऑर्डर जो है वो उनको यूरोपियन देश से मिला है। बाकी आईटी कंपनीज भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अच्छा खासा फोकस कर रही है। तो ये अगला जो ग्रोथ आएगी आपको वो शायद आउटसाइड यूएस से आएगी और वहाँ से फिर आपकी हायरिंग भी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन इनसाइड यूएस में बात करें तो एक हायर का इशू आ रहा है। अब ये सेनेट में जो है हायर एक्ट के बारे में बात किया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग पे रोक लगा दिया जाए। इसका मतलब लोकल टैलेंट को जो है यूएस चाहते हैं कि इन हाउस रहे या अपने देश में रहे, तो उसके कारण भारत जो आउटसोर्स बहुत काम करता है उस पर सवाल जरूर उठ सकता है। देखिए, यूएस हमारे ऊपर काफ़ी सारा कुछ कर रहा है, भले वो टैरिफ हो, भले ये हायर एक्ट हो। इस सब से हो क्या रहा है? आपके रुपए पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। क्यों? क्योंकि आपका रुपया कमज़ोर हो रहा है और हम तो वैसे भी एक्सपोर्ट करते हैं। आईटी कंपनी जो है वो तो डॉलर में कमाती है, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट जो है अर्निंग्स पे होगा। और आने वाले दिनों में आप देखिए जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, उसके चलते मार्जिन्स भी बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, मार्जिन्स तो अच्छे बढ़ेंगे, लेकिन मेरा सवाल आता है कि जो रेवेन्यू है वो शायद घट जाएगा। अगर एआई आ जाता है तो बिलिंग्स कम होंगे, बिलिंग्स कम होंगे तो 10 जन का काम शायद 4 जन करें।
तो इसके कारण रेवेन्यू शायद कम हो सकता है, भले मार्जिन जो है बढ़ा रहे। तो कंफ्यूजन बहुत है बुल्स और बेयर्स के बीच। लेकिन तो आज दो जो है दुबे जी ने बता दिया है करना क्या है। अब दवे मैडम बताएंगी कि एक्चुअली करना क्या है। वरुण और शरद, आप हमारे साथ बने रहिए। अच्छा, ये जो आपने दुबे वर्सेस दुबे किया ना, और हमारी दवे जी ने आपको ये लिंक के लिए टॉस किया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कहीं यूपी बिहार से इधर मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात पहुंचते पहुंचते दुबे ही दबे हो गया। ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस द डी फैक्टर इज कमिंग। 3D फैक्टर तो है। लेकिन ये जो नहीं यार, ये फैक्टर जरूर है। अच्छा, क्या है ना, अब वरुण ने अपने चीजों को बड़े अच्छे से बताया। वो तो बुल हैं ही, तो बुलिश होके बता रहे थे, लेकिन शरद भी अपने पॉइंट्स को लेकर काफी बुलिश थे। तो दिक्कत ये है ना कि अब दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक के बाद एक धड़ाधड़ उनके पॉइंट्स आ रहे हैं, तर्क अपने अपने हैं। और आईटी सेगमेंट ऐसा है कि अब ये कई सारे कैटलिस्ट हैं तो कई सारे हेडविंड्स भी हैं, तो ये कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा हो गया। जरा समझते हैं इसको। देवर सर, आप जरा क्लियर कीजिए। हमारे दोनों सहयोगी अपने अपने पॉइंट्स को लेकर भयंकर बुलिश हैं। बुल वर्सेस बियर भले हमने किया, आप जरा बताइए आप किस साइड पर हैं? ओवरऑल मिक्स क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे और जो मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है और क्लाइंट स्पेसिफिक जो इश्यूज है वो अभी भी बरकरार है। आईटी में अभी मार्जिन एनहांसमेंट पे काफी कंपनियां फोकस कर रही है। वो अपने पिरामिड को ऑप्टिमाइज कर रही है, कॉस्ट कटिंग कर रही है, कॉस्ट एफिशिएंसी ला रही है। तो जो ये पूरे प्रोग्राम में सक्सेसफुल होगी और उसके बेसिस के ऊपर एआई के बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन के जो डील ले पाएगी, जो वेंडर कंसोलिडेशन में सर्वाइव होगी, वो कंपनी आगे जाके फास्ट ग्रो होगी। बाकी कंपनियों को आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा ऐसा ना तो बुल ना तो बेयर, पर हमें स्टॉक स्पेसिफिक रियलिस्टिक रहना चाहिए। कई कंपनियां हैं जैसे परसिस्टेंट है, जेंसर है, वहां पे मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है। वो लोग एआई में अडॉप्शन में काफी आगे निकल चुके हैं, वहां पे अपना निवेश रखना चाहिए। ओवरऑल आईटी क्षेत्र में अभी भी टैरिफ के इम्पोजिशन की बात है, क्लाइंट स्पेसिफिक इशू है, तो अक्रॉस द बोर्ड बुलिशनेस नहीं है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको बता रहे हैं देवर सर। फंडामेंटली जो मजबूत स्टॉक्स हैं, आप इन पर फोकस करके चलिए। और फंडामेंटली मजबूत के साथ साथ होता क्या है कि जब हमारे एक्सपर्ट्स चुनते हैं ना, तो कई सारे पैरामीटर्स ध्यान में रखते हैं कि ग्रोथ कैसी है, स्टेबल कितना है, वैल्यूएशन कैसे हैं, कई सारे मैट्रिक्स होते हैं और उसके बाद आपको शेयर बताए जाते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग डिस्कशन और उसके बाद एक्सपर्ट्स का टेक, ये इस चर्चा को यहाँ पर क्लोज कर